दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो आज ये मेरी चौथी वीडियो है। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि 2 वीडियो मैंने बनाई थी जिस दिन मेरा बायोमेट्रिक हुआ था जाते समय और वापसी में, और एक वीडियो मैंने बनाई थी जब मेरा इंटरव्यू था यूएसए वीज़ा के लिए। तो 9 नवंबर 2023 को मेरा इंटरव्यू हुआ था यूएसए एम्बेसी के अंदर। तो दोस्तों, मैं अपना जो एक्सपीरियंस है मेरा पर्सनल में आपसे शेयर करूंगा। उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो आपका जो इंटरव्यू होगा उसमें कुछ काम आएंगी, तो प्लीज़ नोट कर लीजिए। तो उसमें क्या है कि सबसे पहले तो जितने समय भी आप जाओ तो आप उसमें 1 घंटा पहले आप जाने की कोशिश करना, क्योंकि वहाँ पर 10-10 मिनट के लिए, जैसे मेरा 10:10 का टाइम था, तो उन्होंने कहा था 10:10 वाले बंदे आइए। तो 20-20, 25-25 बंदे आप वहाँ से अंदर भेजते हैं एम्बेसी के अंदर। बाहर जो सड़क है जहाँ पर हम वेट करते हैं 1 घंटा पहले, वहाँ पर इनका एम्बेसी का कोई इंतजाम नहीं है। खुली सड़क है, भेड़ों की तरह वहाँ पर खड़े रहना पड़ता है। कोई बैठने की जगह तो छोड़ो, खड़े होने की जगह भी नहीं है। फुटपाथ के ऊपर ही खड़े रहना पड़ता है। और जो गार्ड हैं बहुत बदतमीजियों से बोलते हैं, आप उनके साथ मुंह मत लगिए, आराम से अपना टाइम अपना देखिए भी आपका समय कितना है और उसी हिसाब से वेट कीजिए। वहाँ पर एम्बेसी की तरफ से कोई भी इंतजाम नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब आप जाओगे तो आमतौर पे आदमी मजाक में ले लेते हैं, 1% भी आपको कोई आपका बैग बहुत बड़ा या छोटा बैग हो, इवन छोटे से छोटा बैग भी आपको अलाउड नहीं है अंदर लेके जाना। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो है मोबाइल फ़ोन की। मोबाइल फ़ोन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है अंदर लेके जाना। ध्यान रखना, वहाँ 500-500 रुपये लेते हैं एक मोबाइल के रखने के लिए, और उस पर भी रिस्क होता है। आपको किसी अनजान आदमी का आपको देना पड़ता है, किसी रेडी वाले के हाथ, आपको ऑटो वाले का 500-500 रुपये लेते हैं, 200 लेते हैं मोबाइल के लिए। तो अंदर आपको वैलेट भी अलाउड नहीं है, प्लीज़ ये ध्यान दे। कोई आपको वैलेट अलाउड नहीं है, मोबाइल अलाउड नहीं है, बैग अलाउड नहीं है, बड़ा जो पिट्ठू बैग वगैरह कोई भी चीज़ अलाउड नहीं है एम्बेसी के अंदर लेके जाना। प्लीज़ ये ध्यान रखिए। और 5वीं बात ये है कि जो आपके डॉक्यूमेंट है वो या तो ओपन होने चाहिए या फिर उसको आप ट्रांसपेरेंट फाइल कवर में आप अंदर लेके जा सकते हो। ये बात तो आप वो जरूर ध्यान रखिए। उसके बाद क्या होता है कि जब आप अंदर जाते हो तो आपको एक के 25-25 बंदों की लाइनें होती हैं। वहाँ पर 7 लाइनें हैं, 25 चेयर्स हैं एक लाइन में। तो आपको 25-25 बंदर अंदर जो हॉल के अंदर है वो भेजते हैं सिलसिलेवार। तो उसके बाद जब आपकी बारी आती है, एक लाइन उठ के 25 बंदे आपके वहाँ जाते हैं, दोबारा वहाँ पर फिर वो आपका पासपोर्ट और आपके जो फिंगर हैं वो स्कैन करते हैं, ताकि ये बंदा वही है कि नहीं। दोबारा स्कैन होता है 9 तारीख को, यानी कि जिस दिन आपका इंटरव्यू होता है। जब आपका स्कैन भी सही होता है और आपका पासपोर्ट वो स्कैन करते हैं, जब सारी चीज़ें मिलती हैं, देन दे अलाउ टू एंटर द मेन हॉल जहाँ पर आपका इंटरव्यू होता है। वहाँ पर दोस्तों 20 खिड़कियाँ हैं। तो जैसे आपकी लाइन होती है, जैसे नंबर आता है, जैसे मेरा 18 नंबर आया, तो उन्होंने जैसे 18 नंबर वाली खिड़की खाली, तो मेरे को उन्होंने कहा कि आप 18 नंबर पर चले जाइए। तो ये ध्यान रखना जो मेरे बातें कहता रहा हूँ। उसके बाद आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है। मैंने पहले कहा था भी बहुत ज़्यादा रश होता है, तो मेरे को लगा भी 1 या 2 मिनट का ही इंटरव्यू देता है, पर नहीं, वो आपको पूरी जब तक आपकी तसल्ली नहीं होगी वो आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं करते, चाहे उनको 1 मिनट लगे चाहे आपको 10 मिनट लगे। तो दोस्तों, जैसे ही मेरा इंटरव्यू वहाँ पर हुआ, जो मेन जो क्वेश्चन है उनके मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ आपके इंटरव्यू के, आपके फ़ायदे के लिए, आपके एक्सपीरियंस के लिए, ताकि आपको कोई दिक्कतें ना आए। देखो दोस्तों, सबसे पहले मेरे से पूछा गया कि आप वहाँ पर क्यों जा रहे हो। एक तो सबसे बड़ा सवाल तो उनका यह है, आप जाने का आपका रीज़न। तो दोस्तों, आपका जो वहाँ पर आप जो डॉक्यूमेंट देते हो, आपसे डॉक्यूमेंट लेते नहीं है, आपसे सिर्फ जाते ही गुड मॉर्निंग करके आपको पासपोर्ट ही लेते हैं। हाँ, डॉक्यूमेंट क्या होता है वो कहते हैं अपने हाथ में रखो। अगर वो आपसे मांगेंगे, कोई किसी भी क्वेश्चन से वो संतुष्ट नहीं होते, देन दे कैन आस्क फॉर दैट पेपर ओनली। वो आपसे उसी पेपर का जो आपके पास है, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, वो आपसे मांग सकते हैं। उन्होंने ये लिखा हुआ है स्पेशली, आप अपने हाथ में रखिए। तो जैसे ही सबसे पहला मेरे से उन्होंने सवाल किया, उन्होंने आप वहाँ पर क्यों जा रहे हो। उसके बाद जो मेन उसका सेकंड जो फ्रैक्शन होता है, पार्ट होता है उस इंटरव्यू का, वो होता है कि आप यहाँ पर करते क्या हो। तो आपका जो बिजनेस है, व्यापार है, नौकरी है, कुछ भी है, उसके एवज में आपको डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपसे कोई वो नहीं है कि आप थोड़ा कमाते हो या ज़्यादा कमाते हो, इसमें उनका कुछ भी लेना देना नहीं है। और कुछ भी आपका जो चाहे नौकरी है, चाहे आप 20,000 रुपये महीना कमाते हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 2 लाख कमाते हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको सच बोलना चाहिए। तो जैसे उन्होंने दूसरा जो उनसे मेरे से जो पार्ट था इंटरव्यू का, उन्होंने भी आप करते क्या हो।
उसी के रिलेटिव उन्होंने कहा भी आपकी जो है आप इनकम आपकी कितनी है। तो जैसे ही मान लो आप जब आप सवाल जवाब करोगे तो उसमें बीच बीच में वो आपको थोड़ा सा एक नॉकआउट करते हैं, आपकी जो ब्रेन को हिलाते हैं, टेस्ट करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जैसे मैंने कहा कि मेरी जो सैलरी है, जब मेरी जो इनकम है वो अप्रोक्सीमेट 1 लाख रुपये है, तो वो एकदम उसका जो सवाल था बड़े सीरियस, जैसे जैसे मेरे को परख रही है मैडम जो काउंसलेट थी, तो इज इट फॉर 1 ईयर? मैं कहा नो मैडम, इज फॉर 1 मंथ। तो ऐसे छोटे छोटे स्क्रैच मारेंगे आपके दिमाग को हिलाने के लिए। तो प्लीज़ आप कंफ्यूज ना होइए, सवाल तो बहुत पूछेंगे आपसे, और ये देखेंगे ये आदमी कॉन्फिडेंस से जवाब दे रहा है, ये सच्चा है या झूठा है। उनको ट्रेनिंग दी जाती है इसी मामले में आपका सच और झूठ को परखने के लिए। तो उसके बाद उन्होंने मेरी इनकम पूछी, मेरी इनकम कितनी है। उसके बाद उन्होंने पूछा भी आप कितना खर्चा करोगे वहाँ पर जाकर। तो जैसे मैंने अपने जवाब देने थे, मैंने जवाब दिए। तो उन्होंने कहा भी आपके पास इतना पर्याप्त बैलेंस है? तो मैंने कहा हाँ मेरे पास इतना बैलेंस है। फिर उन्होंने जो तीसरा सवाल था, तीसरा जो भाग था इंटरव्यू का, तो वो कहा भी आप वापस कैसे कब आओगे? मैं अप्रोक्सीमेट 7 और 8 वीक्स के लिए जाना चाहता हूँ वहाँ पर। तो जैसे ही मैंने वो पूछा तो वो उसका अगला सवाल ये होता है भी आप मैं कैसे मानूँ कि आप वापस आ रहे हो? तो फिर मैंने उसके बदले में मैंने चलो अपना जो जवाब देना था, मेरा यहाँ सोशल सर्कल है, मेरे यहाँ पर 2 रेंटल घर है, मेरा अपना यहाँ पर घर है, मेरा यहाँ बिजनेस है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो आपको संतुष्ट करना पड़ेगा, आपका यहाँ पर जो है ठिकाना है, आप यहाँ से मूव नहीं हो रहे। तो मैंने वैसे तो मेरे को जो मेरे माइंड में था अभी ना कम बोलो और ना ज़्यादा बोलो, 1-2 बातें मैंने एडिशनल कही हैं अपनी सपोर्ट करने के लिए अपने इंटरव्यू को। जैसे इसमें मैंने ये कहा था कि मैं आई डू नॉट वांट टू माइग्रेट फ्रॉम इंडिया। तो मैंने एक आधा वर्ड जो है वो अपनी तरफ से कह दिया था, वैसे कहने की जरूरत नहीं होती। तो उसके बाद जब ये तीसरा भाग हुआ था मेरे फाइनेंस से रिलेटेड, चौथा सवाल जो मेरे एप्लीकेशन के अंदर DS-160 फार्म के अंदर जो मेन जो लोकुना था मेरे फार्म के अंदर, वो था कि मैंने जो 2007 में 2007 में मैंने अप्लाई किया था, तो USA वालों ने रिफ्यूज़ कर दिया था मेरा वीज़ा। तो चौथा भाग था उनका अभी आपका जो रिफ्यूज़ के बारे में, वो उसने कम से कम भी 1-1.5-2 मिनट मेरे दिमाग में परखना चाहा कि आपका वीज़ा आपने कब अप्लाई किया था, क्यों अप्लाई किया था और आपका रिफ्यूज़ क्यों हुआ था, इसके बारे में वो उसने पूरा अपनी सेटिस्फेक्शन मांगी। और उसके साथ ही रिलेटेड मेरे को ये नहीं मालूम कि उसने मेरे को क्यों पूछा, जबकि मैंने आज तक यही सुना था यूट्यूब पे या लोगों से कि किसी और कंट्री के बारे में नहीं पूछते वो। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरे से पूछने लगे कि हैव यू एवर अप्लाइड फॉर कनाडा वीज़ा? तो मैंने एक्चुअली 2005 में परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई की थी कनाडा के लिए। आई डोंट नो, पर मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, आप उसमें भी ध्यान रखना। तो मैंने कहा येस आई हैव अप्लाइड फॉर परमानेंट रेजिडेंसी फॉर कनाडा, बट आई वाज रिफ्यूज्ड बाय दैम। तो ये बातें उन्होंने, ये नहीं है कि आप जाओ और US वाले आपको बड़ी आसानी से वीज़ा देने वाले हैं और कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बैलेंस है माइंड का, आपको देखेंगे आप ना तो आप लोअर रहिए, ना आपको बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है, कोई हंसने की ज़रूरत नहीं है उनके साथ, कोई जो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाते हैं वो ज़रूरत नहीं है। और एक हमारे खासकर इंडियन की ये कल्चर है कि हम जो भी बात करते हैं बड़ी भूमिका बना के करते हैं। तो वो जो भूमिका बनानी है वो आपने नहीं बनानी, जो सवाल पूछें आपका उनका पर्टिकुलर जवाब देना है, ना उससे 1-2 वर्ड ज़्यादा बोलो, ना इससे 1-2 वर्ड कम बोलो। तो इसी से वो वीज़ा ऑफिसर जो है वहाँ से वो सेटिस्फाइड होता है या नहीं होता। तो जब मेरे से उन्होंने लगभग 8-10 मिनट के लिए उन्होंने मेरे इंटरव्यू लिया, पूरी तरह जब वो सेटिस्फाइड हुई तो देन उसने मेरे को बधाई दी, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव गॉट योर वीज़ा फॉर USA। तो मेरे को उन्होंने वीज़ा दे दिया है। तो उन्होंने कहा प्लीज़ कलेक्ट योर पासपोर्ट एट VFS आफ्टर 1 वीक। तो उन्होंने मेरे को 7 दिन के लिए के बाद उनको मेरे को कहा भी पासपोर्ट आप ले जाइए, जो मैंने DS-160 में डिक्लेयर किया हुआ है कि मैं पर्सनली जाकर अपना पासपोर्ट वहाँ से लूँगा। आप कोरियर में भी लिख सकते हो या किसी दूसरे का नाम भी लिख सकते हो कि आपसे वो जो पासपोर्ट कलेक्शन के लिए, तो मैंने लिखा था मैं खुद लेके जाऊँगा। तो दोस्तों मेरे को उन्होंने वीज़ा दे दिया है, मैंने आपको पूरी शेयर की हैं बातें। उन्होंने जो मैंने कहा जो चीज़ें चाहिए, जो डूज और डोंट्स हैं मैंने आपको बताया है। मेरे को लग रहा है कि आपको बताने में ये होगा कि आपको बहुत कुछ पता लग जाएगा। आप जो अपनी तैयारी करके जाइए, बिना तैयारी करके मत जाइए, ये मैं आपको पहले कह रहा हूँ। और ख़ासकर कुछ बातें हैं जैसे मैंने आपको बताया मोबाइल का, पर्स का,
बैग का, वो आप बिल्कुल भी मत लेके जाइए। वहाँ पर आपका 1-1 घंटा खराब होने वाला है, आपकी जो दिमागी स्थिति है वो खराब हो जाती है। मैं कुछ नहीं लेके गया, मेरा हाथ खाली थे बिल्कुल, सिर्फ मेरे पास एक बेल्ट थी पेंट के ऊपर, वो उन्होंने उतरा ली थी। तो मैं मेंटली प्रिपेयर था कि मेरी उन्होंने बेल्ट उतरवानी ही उतरवानी है, तो उतार के मैंने दोबारा डाल ली थी। तो दोस्तों ये चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं, इससे क्या होगा, आपका जो मानसिक संतुलन है वो खराब हो जाएगा, ताकि आपका जो इंटरव्यू है वहाँ पर आपकी कॉन्सेंट्रेशन खराब हो जाएगी, तो इंटरव्यू खराब हो जाता है। बात कुछ नहीं होती, आपके 2 या 3 मिनट, इफ़ यू आर सीरियस टू गेट द वीज़ा ऑफ यूएसए देन यू हैव टू बिकम सीरियस। आप ये मेरी बात ध्यान रखना, इसको फन में मत लेना, वो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं कॉन्सुलेट। और एक बात मैं कहनी भूल गया कि मैं मेंटली प्रिपेयर था कि मैं जो ट्रांसलेटर ले लूँगा, तो मेरे इंग्लिश में बोल लेता हूँ, बट मेरे को ये लग रहा था हो सकता है मैं उनकी समझ ना पाऊँ या ऐसा कुछ, मेरे को बोलने में दिक्कत आए या समझने में दिक्कत आए। बट जो कॉन्सुलेट थी, जैसे ही मैं खिड़की पे लगा तो उसने मेरे को मौका ही नहीं दिया ट्रांसलेटर का कहने का। उसने जाते मेरे से पासपोर्ट लिए, उसके बाद मेरे से उन्हें जैसे एकदम इंटरव्यू शुरू कर दिया। जब मेरे को ये लगा कि मेरे को ट्रांसलेटर मांग लेना चाहिए, तब तक मेरा इंटरव्यू लगभग 20-25% यानी कि मेरे 2 मिनट तो खर्च हो ही चुके थे। तो फिर मैंने इग्नोर कर दिया, तब क्योंकि वैसे भी मैं थोड़ा सा फ्रेंडली था, मैं अपने आप को ईजी महसूस कर रहा था उसको समझने में और बोलने में इंग्लिश में। तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं उसको छोड़ दूँ, अपने मन में सोचा। तो मैं उसके जो सवाल जवाब है बड़े कॉन्फिडेंस से उसको देता रहा। तो दोस्तों ये बातें थी। अगर आप यूएसए के लिए जा रहे हो वीज़ा के लिए, तो प्लीज़ प्लीज़ इन बातों का ध्यान रख लीजिए। बातें छोटी छोटी हैं, पर अगर आप बहुत सीरियस हो यूएस वीज़ा के लिए देन यू हैव टू बिकम सीरियस। आप पूरी तैयारी करके जाइए। और नंबर 2, एक चीज़ मैंने और नोट किया, अगर आपके हाथ में डॉक्यूमेंट है और खुले डॉक्यूमेंट है, तो वो जो कॉन्सुलेट है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो अच्छा समझता है भी इसके पास प्रूफ है। अगर मैंने चाहूँगी या चाहूँगा ये कुछ मेरे को शंका हुई या मेरे को कुछ ऐसा महसूस हुआ, तो ये बंदे के पास सब कुछ है, मेरे को शो कर सकता है। तो आपको ना तो उसको पकड़ाओ डॉक्यूमेंट और ना उसको छिपा के रखो, आप वहाँ पर जो टेबल है, जो काउंटर है, वहाँ पर रखो, ताकि उसको एहसास हो कि इस बंदे के पास सब कुछ है। तो मेरे से उन्होंने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कुछ नहीं लिया, परंतु ये है कि उन्होंने उसके महसूस हुआ कि इसके बाद जो फाइलें हैं, मेरे जो घर का जो मेरा जो डॉक्यूमेंट थे, रजिस्ट्री वगैरह थी, मेरे जो आईटीआर थी, वैसे आईटीआर यूएसए वाले आईटीआर नहीं देखते, मेरा जो बैंक बैलेंस था, बैंक की स्टेटमेंट थी, उसके बाद जो मेरा बिजनेस था उसके मेरे पास प्रूफ थे, मेरे पास आईडी सारी मेरे पास अपनी थी, जो मेरे पास प्रूफ हो सकते थे मैं सारे प्रूफ लेके गया था, परंतु उन्होंने मांगे नहीं है। और मैंने एक बात और नोटिस किया कि डॉक्यूमेंट वो किसी के भी नहीं मांग रहे थे, परंतु डॉक्यूमेंट सभी के हाथ में थे। किसी ने बैग ऐसे करके टांगा हुआ था, परंतु मैंने जो अपने खुले कागज थे ट्रांसपेरेंट फोल्डर में लेके गया था, काउंटर पे रख दिए। और तीसरी जो लास्ट बात है, मैं कह रहा हूँ, आमतौर पे मैंने देखा था, अगर मैं अगर सही बोल रहा हूँ, तो वो बंदे 10 में से 6 बंदों को रिफ्यूज कर रहे थे आज की डेट में, तो 3 या 4 को वीजा दे रहे थे। क्योंकि जब वीजा रिफ्यूज करते हैं तो पासपोर्ट आपको वापस दे देते हैं, बी सॉरी प्लीज ट्राई फॉर नेक्स्ट टाइम। और अगर वीजा उन्होंने देना होता है तो पासपोर्ट वो रख लेते हैं। तो जिसके हाथ में पासपोर्ट था, तो इसका मतलब इनको रिफ्यूज किया गया। तो लगभग 10 में से लगभग 6 और 7 वो वापस आ रहे थे पासपोर्ट, मीन्स कि उनको वीजा नहीं दिया गया उन्होंने। तो इसमें आप अंदाजा लगा सकते हो कि 35%, 35-40% के ही सक्सेस रेट हैं। आई डोंट नो आज की डेट का माहौल है या इनका परमानेंट रहता है, बट मैंने आपको ये समझा दिया है कि लगभग 10 में से 6 बंदों को वीज़ा रिफ्यूज करते हैं, 4 एक बंदों को देते हैं। स्टूडेंट भी आए हुए थे काफ़ी सारे, और मेरे जैसे टूरिस्ट वीजा भी आए हुए थे, मेडिकल जो सुविधा लेने के लिए वो भी जा रहे थे। तो मैंने आपको साथियों सभी कुछ बातें बता दी है। मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि आप इसके में से कुछ आप फ़ायदा उठाइए। इंटरव्यू में मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यू, कम से कम भी मैंने सैकड़ों यूट्यूब में देख के उन्हीं से सीख के, मान लो मैं गया हूँ, मैंने कंसल्ट कहीं नहीं किया, तो मैंने यूट्यूब पे देख के, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ऐसे ही देख के बातें नोट करके, जैसे मेरे को बहुत सारा कन्फ्यूज़न था, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, तो वो चीज़ें सारी आप पूरी तरह तैयार होकर जाइए, अपने डॉक्यूमेंट लेके जाइए। उन्होंने देखने या नहीं देखने, एक कागज़ भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करवा सकता है। अगर हाथ में है, आप घर आप ले जाओ और वापस ले आओ, परंतु वो आपको रखने चाहिए। कम से कम उनको ये लगना चाहिए कि मेरे पास सारे जो है डॉक्यूमेंट हैं। तो दोस्तों, वैसे अगर आप मेरे को बधाई देना चाहते हो, तो मेरे को तो उन्होंने यूएस का वीज़ा दे दिया 10 सालों के लिए, और 1 हफ्ते के बाद मैं पासपोर्ट ले आऊँगा। तो मेरे को तो ये बधाई है। तो उम्मीद करता हूँ और मेरी शुभकामनाएं आप सभी को कि आपको भी, अगर आप यूएस वीज़ा के लिए अप्लाई करो
तो आपको भी सभी को वीज़ा लगेगा। आप तैयारी करके जाइए। मैं भी आप यूट्यूब में देख देख के ही तैयारी करके ही गया था। थैंक यू दोस्तों।